राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योति की कहानियाँ में। आज की कहानी दो ठग की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रामू नाम का धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उससे धन ठगता और इसी तरह अपनी जीविका चलाता। गांव के सभी लोग उसके इस कारनामे से वाकिफ थे और वह उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोली कि सुनिए जी, घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर शीघ्र ही किसी को ठगकर धन नहीं लाए तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रामू बोला, तुम ठीक कहती हो, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब वे मेरे झांसे में नहीं आएंगे। उसकी पत्नी बोली कि कुछ भी करो, पर रुपए पैसे का प्रबंध शीघ्र करो, वरना कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो रामू जवाब देता है कि ठीक है भाग्यवान, तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई नया तिकड़म लगाने दो। रामू सोच में डूबा हुआ घर के अंदर गया। अचानक उसकी दृष्टि अलमारी में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्यों ना इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाकर इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव में बेच दूं। अब रामू ने झटपट अलमारी से पीतल की मूर्ति उठाई, गांव के सुनार के पास जाकर बोला कि भाई, जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दो। इस पर जो भी खर्च आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब सुनार बोला कि श्रीमान, आज फिर कोई नई खुराफात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बता दो। रामू बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब मैंने ठगी का धंधा छोड़ दिया है। यह मूर्ति ज़्यादा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर सोने का पानी चढ़ा लिया जाए। सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया और सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी प्रतीत होने लगी और सचमुच सोने की लग रही थी। सुनार को पैसे दे रामू खुश होता हुआ वापस अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह ही वह मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा और चलते चलते वह पास के गांव में जा पहुंचा। उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। अब रामू ने सोचा कि क्यों ना इस आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वह आदमी रामू के पास गुजर रहा था तो रामू बोला, क्यों भाई, इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? क्या इसमें गाय का शुद्ध देसी घी है? वह आदमी बोला, हाँ, मैं इसे बेचने के लिए दूसरे गांव में ले जा रहा हूँ। रामू बोला, भाई, मेरा नाम रामू है, मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने को कहा है। यदि तुम यह घी का कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। वह आदमी बोला, लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? रामू ने झटपट अपनी जेब से पीतल की मूर्ति निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, भाई, इस समय तो यह मूर्ति मेरे पास है। यदि तुम उचित समझो तो इसके बदले मुझे कनस्तर दे दो। उस आदमी ने रामू के हाथ से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा, यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है, तो मुझे यह कनस्तर दे देना चाहिए। यह तो काफ़ी मुनाफे का सौदा है। आदमी बोला, ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले सकते हो। बदले में तुम मुझे मूर्ति दे दो। रामू ने झटपट उस आदमी को वह मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। रामू बोला, भाई, जाते जाते यह बता दो कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला कि मेरा नाम श्याम है और मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ। रामू ने कहा, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। अब श्याम बोला कि हाँ, आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। रामू अपने गांव लौट पड़ा और श्याम भी अपने गांव की ओर चला गया। जब श्याम अपने गांव पहुंचा
तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने पूछा कि सच में? लेकिन यह तुम्हें कहाँ से मिली? श्याम बोला कि यह सब उस घी के कनस्तर की कमाल है। भाग्यवान, मैं उसी घी के कनस्तर के बदले यह मूर्ति लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। तो वो बोला कि तुम ठीक कर रही हो। वह आदमी अपने घर जाकर जब घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा कि हाँ स्वामी, आपने पूरे कनस्तर में तो डालडा भरा था और ऊपर से थोड़ी सी घी की परत जमा दी थी। अब श्याम बोलता है कि जब वह कनस्तर के घी के बदले डालडे देखेगा तो सचमुच अपना माथा पीट लेगा। फिर कुछ सोचकर श्याम की पत्नी बोली कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने लिए सोने के गहने बनवाऊं। अब मैं इसे बेचकर सोने के गहने बनवा लेती हूँ। मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ और वहाँ से आकर मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। अब उसकी पत्नी अपने पति से मूर्ति ली और फिर सुनार की दुकान की ओर चल दी। सुनार की दुकान पर पहुंचकर बोली कि इस मूर्ति के बदले मुझे सोने के गहने बना दीजिए। अब सुनार मूर्ति को हाथ में लिया और बोला, जरा देखूं तो सही कि यह क्या है। लगता है तुम्हारे पति ने आज बहुत लंबा हाथ मारा है। वो बोलती है कि नहीं, यह हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। सुनार बोला, ठीक है, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूं? मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं श्याम को अच्छी तरह से जानता हूँ। उससे बड़ा ठग तो हमारे गांव में कोई भी नहीं है। तुम जरा बैठो, मैं इस मूर्ति की परख कर लेता हूँ। मूर्ति की परख करते ही सुनार बोला, अरे इस पीतल की मूर्ति को सोने का बताकर तुम मुझे मूर्ख बनाने आई हो। यह मूर्ति तो पीतल की है, जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सुनार हंसते हुए बोलता है कि लगता है आज श्याम को कोई दूसरा ठग ले गया। अब श्याम की पत्नी वो मूर्ति लेकर अपने घर की ओर चल दी और अपने पति को मन ही मन कोसती हुई घर पहुंची। उसने गुस्से में अपने पति से कहा कि मजाक करने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं मिला, जो मुझे पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। श्याम ने बोला कि यह क्या कह रही हो तुम? उसकी पत्नी बोली, सुनार ने कहा कि मूर्ति पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी सारी मूर्ति पीतल की है। अब श्याम बोलता है कि ओह, वह ठग तो मुझे चकमा दे गया। जरूर वह कोई बड़ा ठग होगा, तभी तो मुझ जैसे ठग को ठग कर चला गया। मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूँ। श्याम उसी समय रामू के घर की ओर चल पड़ा। उधर घी का कनस्तर सर पर रखे हुए रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया जो धन्ना सेठ की तरह चले आ रहे हो। रामू बोला, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है। अब मैं इसे बेचकर खूब पैसा कमा लूँगा। और उसकी पत्नी ने वह कनस्तर उठाकर रसोई घर में ले गई और बढ़िया खाना बनाने लगी। जब उसने खाना रामू के आगे परोसा तो रामू बोला, अरे मूर्ख, तूने सब्जी में घी बिल्कुल भी नहीं डाला, जरा घी तो डाल। अब उसकी पत्नी कनस्तर से 1 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया। यह देखकर रामू गुस्से से बोल पड़ा, पूरा कनस्तर घी से भरा पड़ा है और तू कंजूसी कर रही है। 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे। अब उसकी पत्नी कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दी, लेकिन जैसे ही रामू ने रोटी सब्जी में डुबोकर खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला, यह घी है, यह डालडा, सारा मुंह खराब हो गया। अब उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या हुआ? रामू बिना कुछ बोले घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोला और कलछी डालकर अंदर घुमाई। रामू ने देखा कि कनस्तर में तो घी की जगह डालडा भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे इसमें तो घी की बजाय डालडा भरा हुआ है। अब समझा वो आदमी मूर्ति लेने के लिए इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गया था। अब रामू की पत्नी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोली,
तो क्या अब सब्जी में और घी डालूं? रामू बोला, क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो? वह मुझे ठग गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर श्याम गुस्से में भनभनाते हुए लाठी लेकर रामू को मारने के लिए चल पड़ा। पर जब वह रामू के गांव पहुंचा तो उसने सोचा कि भला मैं क्यों उसे मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया तो मैंने भी तो घी के बदले उसे डालडे का कनस्तर दिया। मुझे उसे सजा देने का कोई हक नहीं। पर जब मैं उसके गांव तक पहुंच ही गया हूं तो मुझे उसके घर जाकर मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने लाठी फेंक दी और उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वह उसके घर पहुंचा तो रामू उसे आता देख बोला, अरे यह तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले डालडे का कनस्तर दिया था, लेकिन यह इधर क्यों आ रहा है? अब उसकी पत्नी बोली कि आने दो, फिर पूछते हैं। जब श्याम रामू के घर के पास पहुंचा तो रामू बोला, अरे श्याम, तुम इधर कैसे? श्याम बोला, कल जो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए धन्यवाद देने आया हूँ और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। रामू सोचने लगा, अरे यह मुझे फिर मूर्ख बनाने के लिए आया है। श्याम बोला, अरे भाई, तुम क्या सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? रामू ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा देसी घी इतना अच्छा था कि उसके एक बार खाने से ही वह ठीक हो गई। श्याम बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रामू बोला, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा। कम से कम मुझे एक बार मेहमान नवाजी का मौका तो दो। श्याम बोला, ठीक है भाई, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और इनके लिए भोजन तैयार करो, आज यह हमारे घर के मेहमान हैं। उनकी पत्नी बोली कि अच्छा स्वामी, और वह खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई और झटपट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और दोनों के आगे परोस दिया। तब रामू ने पूछा कि तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? उसकी पत्नी बोली कि अरे, घर में तो पूरा घी का कनस्तर भरा पड़ा है और सब्जी में घी डालना ही भूल गई। अब रामू बोला, जल्दी से घी ले आओ। उसकी पत्नी अंदर से घी लाने चली गई। श्याम सोचता है कि अब तो मारे गए, अब तो मुझे घटिया वाला डालडा ही खाना होगा। अगर मना करता हूँ तो और भी मुसीबत, और खाता हूँ तो भी मुसीबत। अब उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डालने लगी और बेचारे को चुपचाप डालडे वाले घी खाना पड़ा। अब रामू सोचने लगा कि अब आया ना मज़ा, कम वक्त मुझे घटिया डालडा वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। श्याम रात को रामू के घर ही रुका और सुबह होते ही बोला, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। रामू बोला, अरे नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ? पहले खाना बन जाता है और आप खाकर ही जाना। श्याम बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। उस दिन भी उसे वैसा ही घी खाने के लिए मिला। अब श्याम सोचने लगा, इन लोगों ने तो घटिया वाला डालडा खिलाकर मेरा सारा जायका खराब कर दिया। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं इसका बदला लूँगा। खाना खाने के बाद श्याम ने जब रामू से विदा मांगी तो रामू बोला, भाई, आतिथ्य में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। जो कुछ मेरे घर में था तुम्हें वही खिलाया। श्याम बोला, अरे नहीं भाई, ऐसी बातें ना करो। तुम्हारे आतिथ्य से तो मेरा मन प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। श्याम की बात सुनकर रामू झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी? मैं कल ही सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। अब श्याम ऊपर से तो कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन रामू को कोसने लगा। कमबख्त, यह तो तुरंत ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, जब यह मेरे घर आएगा तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। श्याम ने रामू से विदा ली और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी,
आप आ गए रामू की ऐसी तैसी करके। श्याम बोला, अरे कहाँ, वो तो मुझसे भी चालाक निकला और कल हमारे घर भी आ रहा है। अब श्याम ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। सुनकर उसकी पत्नी चिंतित हो उठी और बोली, अब क्या होगा जी, वह तो हमारे घर आ रहा है, अब उससे कैसे निपटे। श्याम बोला, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे उसे मजा चखाया जा सके। श्याम सोचने लगा और अंत में उसने उससे छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। श्याम ने बोला कि सुनो, मैं कल रामू के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब भी वे आएं तो तुम कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वे कहें कि मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती और उससे शराफत से पेश आना, पर खाने को कुछ ना देना। भूखा प्यासा बैठा रहेगा और भूखा ही वापस घर चला जाएगा, इससे उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। उसकी पत्नी बोली कि वाह, क्या योजना बनाई है, मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन श्याम रामू के आने से पहले ही घर से चला गया। जब रामू उसके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और बोला कि कहिए क्या बात है, आप कौन हैं। रामू बोला कि मैं यहाँ बगल के गांव से आया हूँ, श्याम जी ने मुझे दोपहर के भोजन पर बुलाया है। उसकी पत्नी बोली, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं हैं और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। आप अंदर आकर बैठिए, वे आते ही होंगे। रामू बोला ठीक है और अंदर जाकर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अब उसकी पत्नी बोली कि भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं हैं, अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा अवश्य कटवाते। रामू बोला कि आप चिंता न कीजिए, अगर श्याम बाहर गया है तो मैं खुद ही अपने लिए मुर्गा काट लेता हूँ। ऐसा सुनते ही श्याम की पत्नी घबरा गई और बोली कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पति बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर आपने मुर्गा मार दिया तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगे। उनकी बात सुनकर रामू पर कोई असर नहीं हुआ और बोला कि घबराओ मत, मैं आपको अभी मुर्गा मार कर देता हूँ, आप जाकर चूल्हा जलाओ। अब श्याम जी को मैं समझा दूंगा, वह आपसे नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर रामू ने आंगन में घूम रहे एक तंदुरुस्त मुर्गे को पकड़ लिया और उसे तुरंत मार डाला और बोला कि मेरे लिए मुर्गा बना दो और चिंता मत करो, मैं श्याम को समझा दूंगा, श्याम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। श्याम की पत्नी बोली कि ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया तो बनाना ही पड़ेगा, और वह मुर्गा लेकर रसोई में चली गई। इसके बाद कई घंटे बीत गए, दोपहर हो आई, पर श्याम की पत्नी मुर्गा बनाकर नहीं लाई। अब रामू समझ गया कि श्याम जानबूझकर घर से गायब हुआ है, लेकिन रामू भी हठी था और वहीं बैठा रहा। जब शाम होने को आई तो श्याम अपने घर पहुंचा और उसने रामू को वहां देखा तो सोचने लगा, ये कमबख्त अभी भी यहाँ जमा हुआ है, अब इसे भोजन कराना ही पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर श्याम बोला, अरे मित्र, तुम कब आए? मैं तो बस अभी अभी ही आया। माफ़ करना मित्र, एक आवश्यक कार्य से अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ गया और जल्दीबाजी में मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे आने के बारे में बता भी न सका। रामू बोला, कोई बात नहीं मित्र, यह सब तो चलता रहता है। श्याम रामू को अपने साथ अंदर ले गया और बोला, अरे सुनती हो, मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा बना लाओ। श्याम की पत्नी ने जवाब दिया, अभी बनाती हूँ। और फिर श्याम रसोई में जाकर बोला, सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह से करना, जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी के छोटे बर्तन में दे देना और बाकी का सारा मुझे कांसे के बड़े बर्तन में देना। श्याम की पत्नी बोली, ठीक है, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर उसकी पत्नी ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। अब रामू समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। उसने कहा, यह तो कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और मेजबान को कांसे के बर्तन में दिया जाए। लाओ, कांसे का बर्तन मुझे दे दो और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। श्याम बोला, नहीं नहीं,
रहने दो, मैं कांसे के बर्तन में ही खा लूँगा। श्याम के लाख मना करने पर रामू नहीं माना और श्याम के आगे से कांसे का बर्तन खींच लिया और फिर चांदी का बर्तन उसके सामने रख दिया और फिर कांसे के बर्तन से फटाफट मुर्गा खाने लगा। अब श्याम मन ही मन सोचने लगा, इसने तो मेरी योजना असफल कर दी। अब यह खूब पेट भर खाएगा और मैं भूखा रहूँगा। कुछ देर तक श्याम गुस्से से रामू को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर सहसा कुछ सोचकर वह रामू से बोला कि रामू भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और सब उत्पात मचाकर चला जाता है। रामू बोला अच्छा, और अपनी ही धुन में खाता रहा। तब श्याम ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। उसकी पत्नी ने तुरंत दीपक बुझा दिया और श्याम बोला, अरे यह क्या, दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। श्याम ने यह कहते हुए रामू के आगे रखा कांसे का बर्तन उठाने का कोशिश करने लगा, लेकिन रामू तुरंत भाग गया और फौरन श्याम का हाथ थाम लिया और फिर रामू ने श्याम का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अबे बोल दुष्ट प्रेत, तूने मेरा बर्तन चुराया, मेरे साथ 420 करेगा? श्याम घबराकर चिल्लाया, अरे बचाओ, मार डाला। श्याम की पत्नी बोली, अरे अरे मेरे पति को क्यों मार रहे हो? रामू बोला कि आप हट जाओ, मैं आज इसको छठी का दूध याद दिलाकर ही रहूँगा। आज के बाद यह मेरे सामने कभी नहीं आएगा। श्याम बोला, अरे नहीं, छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूँ। रामू बोला, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह रोज़ तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इसे मजा चखा कर रहूँगा। श्याम रोते हुए बोला कि हाय हाय, यह क्या कर रहे हो रामू भाई? मैं प्रेत नहीं, मैं श्याम हूँ। जब कोई चारा ना बचा तो श्याम की पत्नी ने दीपक फिर से जला दिया और बोली, देखो भाई, यह तो तुम्हारा हाथ थाम रखा है, प्रेत वेत कुछ नहीं था। यह सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर पिट गए। अब रामू खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला कि देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। श्याम बोला, तुम ठीक कह रहे हो भाई, अगर मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकराकर हार गया। तुम जीते और मैं हारा, अतः दोनों को एहसास होता है कि धोखे का खेल कभी सफल नहीं होता। चालाकी और धोखेबाजी से अस्थायी लाभ तो हो सकता है, लेकिन अस्थायी लाभ कभी भी नहीं होता।